गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 1 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्योंकि कुछ बच्चे नए जुड़े हमारे साथ 11th क्लास में। ठीक है, सो आज हम जो नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बेटा, उस टॉपिक का नाम है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आज का टॉपिक हमारा एटॉमिक मास के ऊपर होगा कि एटॉमिक मास क्या है, ठीक है, और कैसे इसको कैलकुलेट किया था। ठीक है बेटा, देखो वैसे एटम और मॉलिक्यूल्स की तो डेफिनेशन सबको पता है। व्हाट इज एटम? सबको पता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which take part in a chemical reaction. Which take part in a chemical reaction. ठीक है, एटम is the smallest particle which take part in a chemical reaction, and atom does not have independently existence. Independently existence. ठीक है, कि एटम कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मीन्स इसको छोड़ के, एक्सेप्ट नोबल गैसेस को छोड़ के। ठीक है, बट मॉलिक्यूल और एटम में क्या फर्क होता है? मॉलिक्यूल्स भी क्या होता है बेटा, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, पर मॉलिक्यूल अकेला एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या था बेटा? जब केमिस्ट को एटॉमिक मास की नीड पड़ी, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिजिक्स वाला तरीका अपनाया। ठीक है, कैसे? फिजिक्स वाले क्या करते थे कि जैसे कि मान लो मेरे पास ये एक वेट बैलेंस है, ठीक है, दिस इज द वेट बैलेंस, ठीक है, और इस वेट बैलेंस पे एक दो पोल हो गए, एक पोल ये हो गया और एक पोल ये हो गया। इस एक पोल पे उसने ब्लॉक रख दिया, ठीक है, दिस इज द वुड ऑफ ब्लॉक, ठीक है, और इसके दूसरे पोल पे उसने सेम साइज के सिलेंडर्स रख दिए, सेम साइज के सिलेंडर रखने स्टार्ट किए। इसका जो वेट आया, ठीक है, वेट ऑफ वुड, ठीक है, ब्लॉक ऑफ वुड, वुड ऑफ ब्लॉक लिख लिया मैंने, ब्लॉक ऑफ वुड लिखना था। वेट ऑफ वुड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स ऑफ सिलेंडर्स यूज हुए? 1 2 3 4 टाइम्स ऑफ सिलेंडर्स। ठीक है, मतलब आप ये कहोगे ना, इस लकड़ी का जो वेट है वो कितने सिलेंडर्स के वेट के बराबर है? 4 टाइम्स सिलेंडर्स के वेट के बराबर है। तो बेटा यहाँ फिजिक्स वालों ने क्या किया? इस सिलेंडर को एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे दिया केजी। ठीक है, तो वेट ऑफ वुड क्या मान लिया यहाँ पे? 4 केजी। तो केजी क्या है बेटा? एक क्वांटिटी है ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जिसके बेसिस पे हम क्या निकालते हैं? किसी भी दूसरे का वेट निकालते हैं। ऐसे वेट को रिलेटिव वेट बोलते हैं, रिलेटिव मास बोलते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर का वेट हमें पता थोड़ी है, हमने तो इसको क्या माना? एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी मान लिया। क्लियर? तो यहाँ पे भी केमिस्ट वालों ने एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ यही तरीका अपनाया। ठीक है, सो एटॉमिक मास डेफिनेशन, एटॉमिक मास is a number, atomic mass is a number that tells us how many times of an atom, how many times of an atom of an element is 1/12 of an atom of an element is heavier than that of, is heavier
than that of 1/12 mass of कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो बेटा देखो कि जो आपका एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नंबर है जो हमें ये बताता है कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम से कितने टाइम्स हैवियर है। जैसे कि मैंने यहाँ पे वेट बैलेंस बनाया था, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रखा था, ठीक है, ये वुड का ब्लॉक है, और इसको कंपेयर किया था मैंने सिलेंडर से। किससे? सिलेंडर से, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो वुड का वेट आया था, वो कितना आया था? वेट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो बेटा ये तो कंपेयर हो गया ना, मैंने वुड के वेट को सिलेंडर के वेट से कंपेयर किया। मुझे सिलेंडर का वेट थोड़ी पता, मैंने तो यहाँ पे क्या किया, इस सिलेंडर को एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी मान के इसको केजी लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एटम रखूंगा और यहाँ पे मैं 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम रखूंगा। जितना ये कंपैरिजन में आएगा वो उसका वेट बनेगा। जैसे कि मास ऑफ ऑक्सीजन एटम देखा गया, ठीक है, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के एक एटम का जब मास चेक हुआ तो वो मास कितने टाइम्स हैवी आया? 16 टाइम्स 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब बेटा सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे एक पल्ले पे तो मैंने रख दिया ऑक्सीजन का एटम, और यहाँ पे रख दिया मैंने ये वाली क्वांटिटी। जैसे सिलेंडर को मैंने ये क्वांटिटी मान लिया, इसका ये वेट है, ठीक है, ये क्वांटिटी है सिलेंडर की। तो जब मैंने इसको देखा, यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम को रखा, तो ये कितने टाइम्स रखा गया? 16 टाइम्स रखा गया। तो 16 टाइम्स इंटू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। जब मैंने मास ऑफ सोडियम एटम कंपेयर किया, मैंने यहाँ पे सोडियम का एटम रखा, तो कितने टाइम्स हैवियर बना? 23 इंटू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो यहाँ पे ये जो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम ये है क्या? ये 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम ये है क्या? एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जिससे कंपेयर किसको कर रहे हैं हम? एटम, अलग अलग एटम्स को देख के हम अलग अलग एलिमेंट के एटम्स को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने ऑक्सीजन को इस क्वांटिटी से कंपेयर किया, ये क्वांटिटी कितने टाइम्स रिपीट हो गई? 16 टाइम्स। मैंने सोडियम के एटम को कंपेयर किया, तो ये क्वांटिटी कितने टाइम्स रिपीट हो गई? 23 टाइम्स। फिर मैंने मास ऑफ नाइट्रोजन एटम को कंपेयर किया, नाइट्रोजन का एटम रख दिया, तो ये क्वांटिटी कितने टाइम्स रिपीट हो गई? 14 टाइम्स 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, बस बात ये है बेटा कि यहाँ पे मास ऑफ कार्बन 12 एटम से ही कंपेयर क्यों किया गया। ठीक है, मतलब जो स्टैंडर्ड एटम माना यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड एटम माना, वो कार्बन 12 एटम को ही क्यों माना? कार्बन का आइसोटॉप जिसका एटॉमिक मास 12, उसी एटम को मैंने स्टैंडर्ड एटम क्यों माना? तो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, इसी को क्यों माना? तो पहला क्या कि भाई हमने नेचर के अंदर इसकी अबंडेंस चेक की। अब कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो नेचर में इसकी अबंडेंस ज्यादा है, अबंडेंस। ठीक है, दूसरी बात, ना तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, ना तो ये कम रिएक्टिव और ना ये ज्यादा रिएक्टिव है। सो एक तो एलिमेंट आपका लिस्ट रिएक्टिव, मतलब इतना रिएक्टिव भी, लिस्ट बहुत कम रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। नंबर 3, शुड नॉट मोस्ट रिएक्टिव, ज्यादा भी रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। और नंबर 4, शुड नॉट मोर आइसोटॉप, आइसोटॉप्स।
ठीक है, आप इसको अपने क्लास के मॉनिटर से कंपेयर कर सकते हो। अगर मैं कहूँ आपको क्लास में एक मॉनिटर चुनना है, ठीक है, तो आप मॉनिटर चुनोगे, किसको मॉनिटर चुनोगे? आप सबसे पहले क्या देखोगे? क्लास में इसकी अटेंडेंस देखोगे। ठीक है, क्लास में अटेंडेंस देखोगे तो यहाँ पे कार्बन जीत रहा है, इसकी अबंडेंस ज़्यादा है। यहाँ पे अबंडेंस अटेंडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन की अटेंडेंस ज़्यादा है, मतलब अबंडेंस ज़्यादा है। दूसरी बात, अगर वो मॉनिटर आपने चुन लिया, ठीक है, आप ऐसा भी मॉनिटर नहीं चुन सकते जो क्लास में बिल्कुल शांत बैठा रहे, कुछ भी होता रहे क्लास में उस पर ध्यान ही ना दे। तो मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो ज़्यादा कम से कम रिएक्टिव हो। ठीक है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए बेटा कि पूरा दिन क्लास में हल्ला मचाए, ये करे वो करे। ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, और लास्ट में उसके क्लास में भाई बहन भी नहीं होने चाहिए, ना तो पार्शलिटी करने लगेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा, जो कार्बन का 12 एटम है उसकी नेचर में अबंडेंस भी ज़्यादा होनी चाहिए, और बेटा लीस्ट रिएक्टिव भी होना चाहिए। लीस्ट रिएक्टिव कार्बन को आप खुला छोड़ दो, वो आग पकड़ लेगा? नहीं पकड़ेगा, इनिशिएटिव देने की जरूरत पड़ेगी, टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब वो आग पकड़ेगा। तो इसका मतलब वो रिएक्टिव भी नहीं है। ठीक है, शुड नॉट मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, और कम रिएक्टिव भी नहीं, ऐसा नहीं है, रिएक्टिव तो है पर ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, जैसे सोडियम मेटल रिएक्टिव होता है। और उसके आइसोटॉप्स भी कम है। आइसोटॉप्स तो है कार्बन 12 के, कार्बन 12 और कार्बन 14, पर उनकी उस टाइम नेचर में अवेलेबिलिटी कम थी। ठीक है, सो यहाँ पे कार्बन 12 एटम को हमने कैप्टन मान लिया, और कार्बन 12 एटम को हमने कैप्टन माना, और उसके कंपैरिजन में हमने अलग अलग एलिमेंट के एटम का वेट कंपेयर करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा सबको कि हमने कार्बन 12 एटम को ही कैप्टन क्यों चुना। ठीक है, क्योंकि इसकी नेचर के अंदर अबंडेंस ज़्यादा है, ये ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है और ये कम रिएक्टिव भी नहीं है। ठीक है, मतलब मॉडरेट में काम करता है, ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, और इसके जो आइसोटॉप्स है वो भी ज़्यादा नहीं है आइसोटॉप्स, पर नेचर के अंदर उसकी अवेलेबिलिटी कम। ठीक है, सो बेटा इसी को हमने कैप्टन मान के हमने सारे एलिमेंट के एटम्स को इससे कंपेयर किया। ऑक्सीजन के एक एटम को कंपेयर किया तो ये क्वांटिटी कितने टाइम्स रिपीट हो गई? 16 टाइम्स। सोडियम एटम को कंपेयर किया तो ये क्वांटिटी कितने टाइम्स रिपीट हो गई? 23 टाइम्स। नाइट्रोजन के एटम को कंपेयर किया तो ये क्वांटिटी कितने टाइम्स रिपीट हो गई? 14 टाइम्स। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सो अब ध्यान दो, देखो सेम यही है, एटॉमिक मास is a number that tells us how many times of an element of an atom of an element is heavier than that of 1/12 mass of carbon 12 atom। किसी भी एलिमेंट का एक एटम 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 से कितने टाइम्स हैवियर है, वही क्या कहलाएगा? आपका एटॉमिक मास। ठीक है, अब ये क्वांटिटी देखो, अब अगर मैंने कंपेयर किया मास ऑफ क्लोरीन एटम को कंपेयर किया तो ये क्वांटिटी रिपीट हो गई 35.5 टाइम्स इंटू 1/12, 35 टाइम्स इंटू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, मैंने इसको मास ऑफ हाइड्रोजन एटम से कंपेयर किया तो ये क्वांटिटी कितने टाइम्स रिपीट हुई? 1 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। इसको मैंने कंपेयर किया मास ऑफ हीलियम एटम से, हीलियम का एटम लिया तो ये क्वांटिटी रिपीट हो गई 4 टाइम्स इंटू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब ये देखो बेटा, ये चीजें बार बार लिखी जा रही है, ये क्वांटिटी बार बार यहाँ पे भी रिपीट हो गई, यहाँ पे भी रिपीट हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी रिपीट हो गई, मतलब ये क्वांटिटी बार बार अपने आप को क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। ठीक है, तो हम तो मॉडर्न लोग हैं ना, हम इसको बार बार क्यों लिखें? तो हमने इन सबको यहाँ से हटाया, इस क्वांटिटी को 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, इसको मैंने कर दिया बेटा 1 AMU। मतलब अब ये जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल आ गई? 1 AMU के इक्वल आ गई। ठीक है, AMU। तो आप अब यहाँ पे सीधा क्या लिख लो? 16 AMU। इसको क्या लिख दो? 23
AMU, इसको क्या लिख दो 14 AMU, इसको क्या लिख दो 4 AMU। एक एटम के मास की बात हो रही है, इसका 1 AMU, इसका 35 AMU। सो बेटा यहाँ पे पता चल गया हमने एक AMU हमारा किसके इक्वल है, एक AMU हमारा 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम के इक्वल आ गया। ठीक है, अब ये इतना समझ लो बेटा, उस टाइम हमारे पास कोई भी सोफिस्टिकेटेड डिवाइस नहीं थे। ठीक है, उस टाइम हमारे पास कोई भी सोफिस्टिकेटेड डिवाइस नहीं था। तो उसके बाद हमारे पास एक डिवाइस आया। अब तो हमारे पास बहुत सारे डिवाइस हैं जो छोटे से छोटे एटम का मास कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो एक डिवाइस आया था बेटा मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर, दिस इज अ डिवाइस। इस डिवाइस का यूज करके मास ऑफ कार्बन 12 एटम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। मास ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन के कार्बन आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12, इसके एटम के मास की वैल्यू कैलकुलेट करके दी, एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करके दी मास स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस ने। जो वैल्यू कैलकुलेट करके आई वो आई 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, 10⁻⁻23 ग्राम। सो बेटा यहाँ से आप अब यहाँ से आप एक AMU की वैल्यू निकाल सकते हो। 1 AMU की वैल्यू कितनी आएगी फिर 1 AMU, इसकी वैल्यू कितनी है 1.9 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम अपॉन 12। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। सो 1 AMU इक्वल्स टू 1 AMU is equals to 1.66 into 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, तो ये वैल्यूज अब याद रखना है। ठीक है, 1 AMU की वैल्यू कितनी है 1.66 into 10⁻⁻23 ग्राम। सो एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू वेरी स्मॉल मास यूनिट। ये जो एटॉमिक मास यूनिट है बहुत छोटी यूनिट है बेटा, इसको बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, इसको मेजर भी नहीं किया जा सकता वेट बैलेंस से, होने बैलेंस से। तो इसको आप हमेशा यहाँ पे क्या लिखते हैं AMU ही लिखते हैं, इसको लिखने की यहाँ पे नीड नहीं है। तो इससे आप इसको AMU से इसको रिप्रेजेंट कर देते हो। सो 1 AMU लिख लो या फिर 1 U लिख लो, दोनों का ही मीनिंग क्या है एक है, और दोनों की ही वैल्यू क्या है 1.6 इंटू -10⁻⁻23 ग्राम। सो बेटा एटॉमिक मास के बारे में बात हो गई। एटॉमिक मास क्या है, एक नंबर है जो हमें ये बताता है कि किसी भी एलिमेंट का कोई भी एटम 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम से कितने टाइम्स हैवियर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक स्टैंडर्ड एटम माना, किसको माना कार्बन 12, आइसोटॉप ऑफ कार्बन जिसका एटॉमिक मास कितना है 12, इसको हमने स्टैंडर्ड एटम माना। कैप्टन इसी को माना, क्यों माना मैंने ये भी बता दिया, क्योंकि इसकी नेचर के अंदर अबंडेंस ज़्यादा है, ये ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है और ये कम रिएक्टिव भी नहीं है। अगर आप इसको बर्न करोगे तो जल जाता है, पर इसको कंडीशन क्या बेटा, इसको उसका इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है टेम्परेचर के अंदर पड़ा है और अपने आप बर्न हो जाएगा। ठीक है, सो ये ध्यान रखिए, ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है और कम रिएक्टिव भी नहीं है। और दूसरी बात, इसके आइसोटॉप्स भी कम है। ठीक है, आइसोटॉप्स तो हैं पर उनकी अवेलेबिलिटी नेचर के अंदर बहुत ही कम है। ठीक है, सो क्लियर। तो कार्बन को यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड एटम माना। कार्बन को स्टैंडर्ड एटम मानने के बाद हमने जितने भी एलिमेंट के एटम्स थे उनको इससे कंपेयर करना शुरू कर दिया। और किससे, दिस क्वांटिटी, इस क्वांटिटी से हमने इसको कंपेयर करना शुरू किया। ठीक है, तो ये क्वांटिटी कितने बार रिपीट हो रही थी वो उसको हमने इसके एटम के अकॉर्डिंग लिख दिया। ठीक है, सो क्लियर एटॉमिक मास। कोई डाउट एटॉमिक मास में, अगर कोई फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हो। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। एटॉमिक मास को निकालने का मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूं। एटॉमिक मास को निकालने का दूसरा तरीका, अनदर मेथड
another method, ठीक है। अब आपको पता है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मान लो मेरे पास ऑक्सीजन का एटम है, ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तुम लोगों को पता है कितना होता है, 8, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर कितना ऑक्सीजन का, 8। इसका मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, यही होता है ना, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। सो बेटा जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, 9.1 इंटू 10⁻31 ग्राम। और मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻27 या 23 ग्राम, 24 ग्राम होगा सर, 24 ग्राम, ठीक है। एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन भी बेटा अप्रोक्सीमेट इतना ही होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो बेटा जो आप देखो, जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा वो प्रोटॉन के मास के या फिर न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू बहुत ही छोटी आएगी, इतनी छोटी वैल्यूज आएगी, अगर इनसे कंपेयर करेंगे तो वो वैल्यू को नेगलेक्ट कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं। सो एटम का मास जो कैलकुलेट होके आएगा वो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन से कैलकुलेट होके आएगा। इसमें अब प्रोटॉन टोटल कितने हैं बेटा, इसमें एटॉमिक नंबर 8 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का मास कितना, इतना, तो 8 प्रोटॉन का कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। एक न्यूट्रॉन का मास कितना, और न्यूट्रॉन है कितने, 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻23 ग्राम। दोनों को कैलकुलेट करो, कॉमन क्या है इसमें, ये पूरी वैल्यूज कॉमन है। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 इंटू, अगर कॉमन निकालोगे ना, 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे भी 1 बचा, ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम हो गया। सो 1 + 1 2, और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से कितना जाएगा, 16, 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, 10⁻24 ग्राम। अब ये वैल्यूज देखो किसकी है, ये एक AMU की वैल्यू है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 16 AMU, 16 AMU। ऐसे ही आप बेटा, ऐसे ही आप नाइट्रोजन के एटम का मास कैलकुलेट कर सकते हो, ये दूसरा मेथड है एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का। जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 7 का मतलब इसमें 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, ठीक है। सो जो मास आएगा, एटॉमिक मास, एटम का मास किसके इक्वल आएगा, 7 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन पे कितना, एक प्रोटॉन का मास कितना, 1.6 इंटू 10⁻24, न्यूट्रॉन का भी 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। देखो दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 14, 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, दिस इज द AMU, so 14 AMU। Another method how to calculate atomic mass of an atom of any
एलिमेंट। ठीक है, ये दूसरा मेथड हो गया कि किसी भी एलिमेंट के एटम का मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ, चलते हैं एग्जांपल्स। उसके बाद हम चलेंगे मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, अच्छा ये तो एग्जांपल मैंने कराई दिया आप लोगों को। ठीक है, अब आ जाओ मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट। अब देखो बेटा, मोल कॉन्सेप्ट, मोल क्या एक नंबर ही होता है, डोंट वरी, नो कंफ्यूजन। जैसे डजन एक नंबर होता है ना, डजन, एक डजन में कितने नंबर होते हैं? 12। ठीक है, जैसे एक डजन में कितने नंबर होते हैं? 12। ऐसे ही मोल भी क्या एक नंबर होता है, मोल भी क्या होता है? नंबर होता है। ठीक है, वो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। सो मोल क्या एक नंबर है, क्लियर? और वो नंबर कितना होता है? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। कितना? 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं कहूं 1 मोल ऑफ बुक, जैसे कि मैं कहूं 1 डजन ऑफ बुक, एक दर्जन में कितनी बुक्स आएंगी? 12 का हो गए। कितनी बुक्स का हो गए? 12। अगर मैं कहूं 1 मोल ऑफ बुक, एक मोल में कितनी बुक्स होंगी? तो आप कितनी का हो गए? 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स, 1 मोल ऑफ बुक। अगर मैं कहूं 1 मोल ऑफ चेयर्स, 1 मोल ऑफ चेयर्स, एक मोल में कितनी चेयर्स होंगी बेटा? एक मोल में चेयर्स होंगी 6.022 इंटू 10⁻23 चेयर्स। ठीक है, तो अब हम तो बात किसकी कर रहे हैं? हम कर रहे हैं बेटा एटम्स की बात कर रहे हैं, हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, हम आयंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो 1 मोल को आप लिख लो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स, इस पार्टिकल का मतलब यहाँ पे लिखना है एटम्स भी हो सकते हैं पार्टिकल्स, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, तो 1 मोल का मीनिंग यहाँ पे क्या आ गया? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स आपका एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है। सो अगर मैं कहूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक मोल में ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे? तो आप तुरंत बताओगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एक मोल में ऑक्सीजन के एटम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। अगर मैं कहूं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम, तो आप क्या कहोगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर? अगर मैं कहूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, देखो बेटा समझो, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अगर मैं कहूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, इसका मीनिंग क्या होगा? आप तुरंत लिखोगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर मैं कहूं एक मोल में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर मैं पूछूं एक मोल में ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? तो यहाँ पे देखो एक मोल में, सॉरी एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं? 2। एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं? 2। पर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 10। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मीनिंग क्या होगा?
कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, ये बात ध्यान से समझना बेटा। अगर वो पूछता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसमें मॉलिक्यूल्स बताओ, तो आप क्या लिखोगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर वो मॉलिक्यूल से एटम्स पूछ रहा है तो यहाँ पे तुरंत देखो एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट है। एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट है, पर एक मोल में मॉलिक्यूल होते कितने, इतने। तो एक मोल में ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे, इतने। तो उससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। एक मोल में नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल कितने होंगे, आप तुरंत कहोगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब बेटा एक बात बताओ, अगर मैं कहूं एक मोल में नाइट्रोजन, एक मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे। अब आप तुरंत यहां से देखोगे कि एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं 2। एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं 2। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन के कितने नंबर एटम्स हो जाएंगे 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ध्यान रहेगा सबको, समझ आ गया। अगर मैं कहूं 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, इसमें मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के एटम्स बताओ। 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, इसमें मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के एटम्स बताओ। तो पहले लिख लो बेटा, घबराओ मत, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। बट बेटा यहाँ पे देखो मैं एटम्स पूछ रहा हूं ना, तो एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स प्रेजेंट है CO2 के, एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के, 3 एटम्स प्रेजेंट है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ C कार्बन एंड ऑक्सीजन। क्लियर, कार्बन एंड ऑक्सीजन। सो यहां तक सबको समझ आ गया मोल के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं हम, मैं लिखूं एक 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, या फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिख लो, ऑक्सीजन एटम लिख लो। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम किसके इक्वल होगा मेरे भाइयों 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के इक्वल होगा। प्यारे बच्चों, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के इक्वल होगा। सो अगर मैं कहूं मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होगा प्यारे बच्चों 16 AMU, 16 AMU। सो बात समझ आ रही है, ये तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, मैंने कहा ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना 16 AMU। सो बेटा इतने नंबर, ये तो एक एटम का मास है, तो इतने नंबर एटम का मास कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हैव मास कितना होगा बेटा 16 AMU इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, एक एटम का तो इतना 16 AMU,
तो इतने नंबर ऑफ एटम्स का कितना हो जाएगा 16, दिस वैल्यू 16 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, यही तो होगा। अरे एक ऑक्सीजन के एटम का मास 16 mu है, तो बेटा इतने नंबर ऑफ एटम्स का, एक एटम्स का 16 mu, दो एटम का 32 mu, 3 एटम का 48 mu, तो इतने नंबर ऑफ एटम्स का ये मल्टीप्लाई। सो अब आपको पता है कि 16 AMU की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और दिस 6.022 इंटू 10⁻23, यहाँ पे ग्राम लिख दूं लास्ट में, इसको कैलकुलेट कर लो और इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने से वैल्यू हो जाएगी 1। क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 ग्राम, क्या जाएगा 16 ग्राम। सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है और इतने नंबर ऑफ एटम्स का मास हो गया प्यारे बच्चों 16 ग्राम। सो अगर ध्यान रहे एक एटम का मास पूछता है तो 16 AMU, ठीक है, अगर इतने नंबर ऑफ एटम्स का मास पूछता है तो 16 ग्राम। तो इस मास को हम मोलर मास भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मोलर मास, ठीक है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, कितना 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। सो 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 एटम of nitrogen have mass कितना लिख पाया 14 AMU। नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 AMU, इतने एटम का मास भाई कितना होगा 6.022 into 10⁻23 atoms of nitrogen have mass कितना, एक एटम का इतना, इतने नंबर ऑफ एटम्स का 14 AMU इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। एक AMU की वैल्यू सबको पता है 14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, 6.022 10⁻23, ये ग्राम में कैलकुलेट हो गया। इसको कैलकुलेट करने से मुझे पता था ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आंसर 14 ग्राम। सो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, इतने नंबर ऑफ एटम्स का मास 14 ग्राम, ठीक है। अब मैं इसकी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा, वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा बस, उसके बाद इस टॉपिक का कर दूंगा मैं एंड, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम कल। सो अगर मैं अब कुछ टर्म्स लिखना, 1 मोल ऑफ हीलियम एटम, एक मोल में हीलियम के एटम कितने होंगे 6.022 10⁻23 एटम्स। अब ये मत सोचना सर इसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स है, अरे एक दर्जन बनाना ले लो और एक दर्जन कॉपियां ले लो, वजन नहीं होगा दोनों में, एक में ज्यादा वजन होगा एक में कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। एक के एटम्स बड़े हो जाए, एक के एटम्स बड़े होंगे, एक के एटम्स छोटे हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, एटम्स भी तो आपका बड़ा छोटा हो सकता है ना, क्लियर। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स का मास यहाँ 14 ग्राम है, इतने नंबर ऑफ एटम का मास यहाँ कितना हो जाएगा 4 ग्राम, बस ये ध्यान रखना है। एक एटम, बस कुछ भी नहीं करना है, यहाँ एक एटम का मास 4U होता है, तो इतने एटम का मास 4 ग्राम, मतलब जो वैल्यू आपने पीछे सीखी है ना यू को ही, एटॉमिक मास यूनिट को सिर्फ किस में लिख देना ग्राम में, जब कब लिखोगे जब 1 मोल की बात करेगा, इस मास को मोलर मास भी बोलते हैं। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, इसको क्या लिख लो, ये स्टेटमेंट आगे यूज होगी न्यूमेरिकल में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने एटम्स का मास कितना हो जाएगा 23 ग्राम। मैं कहूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटम कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स,
मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉरी, और इतने मॉलिक्यूल्स का वेट। ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, 2 का हो जाएगा 32, तो पर ग्राम में है तो यहाँ पे क्या जाएगा, इतने एटम का मास हो जाएगा 32 ग्राम। क्लियर। अगर मैं लिखूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो आप क्या कहोगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, और इतने एटम्स का मास कितना होगा बेटा ऑक्सीजन के, 16 ग्राम। अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, एक मोल में नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे देखो बेटा ये मॉलिक्यूल्स और ये एटम, ये नाइट्रोजन के एटम है, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो इतने एटम मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा 28 ग्राम। ठीक है, सो ये था हमारा मोल कंसेप्ट, एटॉमिक मास हो गया और मोल कंसेप्ट हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आप अच्छे से वीडियो को वॉच करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।